भारत अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का धनी है, परंतु इसका मनमोहक उत्तर पूर्व क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ एवं अप्रतिम है। उत्तर पूर्व क्षेत्र अपनी अनूठी परंपराओं और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सदियों से बसे जनजाति समुदायों ने अपने जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया। इनमें से निजी अनुभवों एवं विवेक पर आधारित कुछ प्रौद्योगिकियां आज भी प्रचलन में हैं। हाल में वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों द्वारा कुछ प्रौद्योगिकियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सुधारा गया है, परंतु आंखों देखी पर ही विश्वास होता है। इसीलिए हमने वहां की यात्रा करने का बीड़ा उठाया ताकि परंपरागत घराट और मधुमक्खी पालन की सदियों पुरानी तकनीकों में हुए बदलाव को जाना समझा जा सके। ये दोनों तकनीकें यहाँ के गांवों के सामाजिक ताने बाने में रची बसी हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में हम अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के नामशू गांव में पहुंचे। ये जनजाति समुदाय की छोटी सी बस्ती है, जहां प्रकृति और परंपराओं दोनों को संरक्षित रखा गया है। इस गांव में परंपरागत घराट को चुस्कर कहा जाता है और स्थानीय स्तर पर यह सदियों से अनाज पीसने का एकमात्र साधन है। विभिन्न जनजातीय समुदायों में घराट को अनेक नामों से जाना जाता है, परंतु मूल रूप से ये पानी की गतिज ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रणालियां हैं। परंपरागत घराट को मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों जैसे लकड़ी और पत्थर से बनाया और संवारा जाता है। घराट घर को भी छप्पर, लकड़ी, पत्थर और बांस से बनाया जाता है। पानी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए घराट को किसी नदी या झरने से काटकर निकाली गई जलधारा या छोटी नदी के किनारे बनाया जाता है। इसी से पानी को किसी चौड़ी पाइप या शूट के जरिए कई ब्लेड्स वाले पहिए पर प्रवाहित किया जाता है। पानी के तेज बहाव से पहिया घूमने लगता है, साथ ही घूमती है इससे जुड़ी धुरी, और धुरी के साथ घूमते हैं अनाज पीसने वाली चक्की के दोनों पार्ट। टरबाइन से निकलने वाला पानी एक अन्य पाइप से बाहर आता है, जिससे किसी दूसरी घराट के दूसरे पहिए को घुमाया जा सकता है। इस तरह पानी की एक जलधारा पर घराट की पूरी एक श्रृंखला बनाई जा सकती है और पानी के बहाव को स्थानीय रूप से बनाए गए स्लूस गेट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहिए और चक्की के पार्ट के आकार को गांव वाले अपने अनुभव से तय करते हैं, जो मुख्य रूप से पानी के बहाव की गति पर निर्भर करता है। ब्लेड्स के डिजाइन और संख्या में भी भिन्नता होती है। पूरी संरचना को घराट वाले खुद बनाते हैं। गांव वाले अनाज की बोरियों को खुद लाद कर पिसाई के लिए लाते हैं, जो कम कुशलता के कारण धीमी प्रक्रिया है। ये आटा पीसने वाला चक्की है हम लोग का। बहुत सदियों पहले से हम लोग का जो परदादा का समय से इसी में हम लोग आटा पीसते हैं, और हर घर में इसी से हम लोग को आटा पहुंचाया जाता है। हर घर में 2 से 3 घंटा लगता है एक बोरा आटा पीसने में, तो उससे हम लोग को जो एक इनकम होता है वो बहुत कम पड़ जाता है। साथ में मेंटेनेंस करो, फिर इसको संभालो, देखो, हर कीमती समय देना पड़ता है। मक्का या चावल की केवल एक बोरी की पिसाई के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। आजकल पानी का बहाव भी कम हो गया है, जिससे अब ये व्यवसाय कम उत्पादकता और कम लाभ वाला हो गया है। पहले तो ये चक्की में पीस के खा रहा था, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी का समय में अभी 200-300 साल का बात है, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी से बहुत कम आ रहा है, इसलिए हम लोग पीसना नहीं पड़ा है। इन सीमाओं और कमियों के बावजूद घराट आज भी ग्रामीण परिवेश का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए वैज्ञानिक उपायों द्वारा इन परंपरागत संरचनाओं का उद्धार करना आवश्यक था। यहाँ लोग 12मासी जलधाराओं और छोटी नदियों पर स्वदेशी घराट बनाकर पानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह बहुत लंबे समय से चल रहा परंपरागत तरीका है। पानी का बहाव कम होने, ज्यादा मशक्कत और ज्यादा समय लगने के कारण लोग अब इस काम से खुश नहीं हैं। अगर हम इसके सुधार के लिए कुछ नहीं करते तो सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण
एक सहायक प्रणाली हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। इन संरचनाओं को वैज्ञानिक उपायों द्वारा सुधारना आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने उचित वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपायों से परंपरागत घराटों को उन्नत बनाने तथा सुधारने के लिए एक पहल की। इसका मुख्य उद्देश्य घराट की कुशलता को बढ़ाना और ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की आजीविका में सुधार करना था। उन्नत घराटों का वेस्ट सियांग जिले के 2 गांवों में अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। मुख्योम कोजक गांव में हमने ग्रामीणों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। आज महिलाएं उन्नत घराटों को स्वयं बड़ी आसानी से चला रही हैं। पहले हम ये हाथ से करते थे, लेकिन अब ये मशीन है और इसे हम आसानी से चला भी लेते हैं। अब हमें इस काम के लिए राइस मिल नहीं जाना पड़ता। हम डरते हैं कि अगर ये रुक गई तो हम क्या करेंगे। पहले हम अपने बच्चों को कंधे पर लादे दिन रात ये काम करते थे, लेकिन अब कितनी आसानी हो गई है। उन्नत घराटों में तकनीकी रूप से कुछ आसान और नए बदलावों से सुधार लाया गया। लकड़ी के पहिए की जगह कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का पहिया। पहिए में ब्लेड्स की संख्या कम की गई और ब्लेड्स के डिजाइन ऐसे बनाए गए कि पहिए को बेहतर गति मिले। पत्थर की परंपरागत बेयरिंग्स की जगह लोहे या माइल्ड स्टील की बेयरिंग्स लगाई गईं और अन्य सहायक उपकरणों को भी बेहतर कुशलता के लिए सुधारा गया। कुल प्रभाव के रूप में प्रति मिनट चक्करों की संख्या काफी बढ़ गई और इस तरह कुशलता और उत्पादन बढ़ गया। इसी तरह के बदलाव रिकपू रोन्या गांव में भी देखे गए, जहां दूसरा सुधरा घराट लगाया गया। अब पिसाई की प्रक्रिया तेज, कुशल और सस्ती हो गई और महिलाओं की मशक्कत कम होने से बड़ी राहत मिली। लंबे इंतजार की पीड़ा भी खत्म हो गई। अब ये सुविधा महिलाओं के बैठने, बतियाने का अड्डा बन गई है। बचे हुए समय को परिवार की देखभाल और आजीविका के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। घराट चलाने के अलावा ग्रामीण महिलाओं को इसके रखरखाव के लिए भी प्रशिक्षित किया गया, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। ग्रामीण समुदायों के लिए आधुनिक घराटों का निर्माण और रखरखाव अब रोजगार और आमदनी का साधन बन गए हैं। अब यहाँ के ग्रामीण इस आधुनिक सुविधा का लाभ सामूहिक रूप से निशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। ये मशीन पूरे गांव के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अच्छी है। हम राइस मिल में बहुत खर्च करते थे, लेकिन अब ये फ्री है, तो हम पैसे बचा रहे हैं। ये सब के लिए अच्छी है। बढ़ी हुई कुशलता के कारण अब घराट का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक उपकरण लगा दिए गए हैं और इस तैयार बिजली का घराट के परिसर में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अब घराट को सूर्यास्त के बाद भी चालू रखा जा सकता है। बिजली को अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्नत घराट का एक लाभ ये भी है कि इससे धान की भूसी को हस्तचालित प्रक्रिया की तुलना में काफी कम समय में अलग किया जा सकता है। भूसी को अन्य स्थानीय उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। भूसी अलग करने की थकाऊ प्रक्रिया अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अब हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इसे आमदनी वाला मॉडल बनाया जा सकता है। जो लोग यहाँ आते हैं वे कुछ पैसा भी चुकाएं, जिसे घराट के रखरखाव पे खर्च किया जाए और घराट चलाने वाले की कुछ कमाई भी हो। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब हम इस दिशा में
कार्य कर रहे हैं। गांवों में उन्नत घराट का प्रदर्शन वहां के जनजातीय समुदायों में एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में सफल रहा है। इसे पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में दोहराने की जरूरत है। स्वदेशी और परंपरागत तकनीकों की तलाश में हमने नागालैंड के कोहिमा जिले के जोत्समा गांव में रोमांचक यात्रा की। हम बेहद फुर्तीले मिस्टर नैनगोराजो के पीछे पीछे चल दिए, जो रास्ता साफ करते हुए बड़ी तेजी से घने जंगल में कदम बढ़ा रहे थे। रास्ता दुर्गम और कठिन था, लेकिन मंजिल पर पहुंचना इससे भी ज्यादा संतोषजनक और आनंददायक था। हमने जो देखा वो अद्भुत था। एक बड़ी सी चट्टान से बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे थे। यही उनका खजाना था और आजीविका का साधन भी। हमारे पुरखे जंगल से शहद इकट्ठा करते थे। मेरे पिताजी भी और मेरे दादा भी। मैंने भी उनसे सीखा और जंगल से शहद इकट्ठा किया। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि सड़कें नहीं हैं। कभी कभी सांप और जंगली जानवर आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस क्षेत्र में मिस्टर नैनगोराजो की तरह कुछ अन्य गांव वाले भी जंगल से शहद इकट्ठा कर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। ये घने जंगल में मधुमक्खी का छत्ता ढूंढकर उसकी रखवाली करते हैं और चुपचाप आकर शहद निकालते हैं। लेकिन अब कुछ अन्य लोगों की तरह मिस्टर नैनगोराजो भी अपनी आजीविका सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक मधुमक्खी पालन अपना रहे हैं। अब समय बदल गया है, इसलिए मैं घर में मधुमक्खी के बक्से रखता हूँ क्योंकि ये अच्छा और अधिक वैज्ञानिक उपाय है। इससे हमें ज्यादा लाभ है और हम घर से ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण पुराने और परंपरागत तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खियों को जमीन के अंदर बनाए गए गड्ढों, लकड़ी या बांस के अंदर पाला जाता है और गंदी दशाओं में शहद को निकाला जाता है। इसलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने इस संभावना वाले क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना शुरू की। नागालैंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन यानी NBHM द्वारा जागरूकता, प्रशिक्षण और आवश्यक साजो सामान देकर आधुनिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि शहद उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। व्यापक जैव विविधता, उपयुक्त जलवायु और मधुमक्खियों के विचरने के लिए विस्तृत क्षेत्र जैसे वन, बाग, पेड़ पौधे और खेत आदि के कारण उत्तर पूर्व क्षेत्र मधुमक्खी पालन के लिए आदर्श है। इस क्षेत्र में मधुमक्खी की एपिस सेरेना, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरा और डंक रहित प्रजाति ट्रिगोना इरिडीपेनिस मूल रूप से पाई जाती है। नागालैंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन ने वनस्पतियों से भरपूर मीमा गांव में एक सशक्त और बहुमुखी पहल की। यहाँ तौर पर गांव वाले जमीन के अंदर बनी संरचनाओं में मधुमक्खी पालन करते हैं। जमीन में एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक्स पर मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं। इस गड्ढे को छिपाते हुए बंद कर दिया जाता है ताकि प्राकृतिक शत्रुओं से बचाव रहे, लेकिन मधुमक्खियों के आने जाने के लिए एक रास्ता खुला रखा जाता है। शहद निकालते समय मिट्टी और अन्य गंदगी से शहद गंदला जाता है और वैज्ञानिक उपाय न अपनाने के कारण पैदावार भी कम होती है। आप देख सकते हैं कि मीमा गांव में मधुमक्खी पालक इसी परंपरागत तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं। ये मधुमक्खी पालन का अच्छा तरीका है, इसलिए नागालैंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन ने यहाँ एक सरल विधि लागू की, जिसमें कंक्रीट सीमेंट के 4 स्लैब जोड़कर और एक स्लैब तली में लगाकर बॉक्स बनाया जाता है। इससे मधुमक्खी के छतों का कीचड़, मिट्टी आदि से बचाव होता है और ये एक साफ सुथरा तरीका है। मधुमक्खी पालकों के लिए ये एक टिकाऊ और कम लागत वाली विधि है। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए भूमिगत मधुमक्खी पालन को पूरी तरह छोड़ा नहीं गया, बल्कि इसे कंक्रीट का ब्लॉक बनाकर उन्नत किया गया। इस बॉक्स की स्थापना और निर्माण की विधि सरल और आसान है।
कंक्रीट स्लैब जोड़कर बॉक्स की 4 दीवारें और आधार बनाया जाता है। परंपरागत तरीके की तरह इसमें भी मधुमक्खी के छत्ते लकड़ी के ब्लॉक्स पर लगाए जाते हैं और बॉक्स को कंक्रीट के ही ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। मधुमक्खियों के आने जाने के लिए एक आसान रास्ता छोड़ा जाता है। बॉक्स को जमीन के अंदर रखकर सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों की टहनियों आदि से ढककर छिपा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी नेक्टर ने मीमा गांव में बड़ी संख्या में उपयुक्त स्थानों पर कंक्रीट के मधुमक्खी बक्से लगाए हैं। शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए नेक्टर की सहायता से कंक्रीट के बक्सों वाली जगह के पास जलाशय भी बनाया गया है। कंक्रीट के मधुमक्खी बक्से स्थायी, टिकाऊ और किसी भी प्रकार के संदूषण से मुक्त सतत शहद उत्पादन देते हैं। गांव में लोग इनका इस्तेमाल लकड़ी के बक्सों के साथ साथ घर के पिछले हिस्से में भी कर रहे हैं। हमारा गांव में तकरीबन ये बिजनेस व्यापारी तो सब्जी उब्जी भी करता है और धान ये खेती बाड़ी करके पेट पालता है, लेकिन ये जो है आधा हो जाता है। अभी आधा मधुमक्खी से हमारा पेट पाल लेता है, हमारा बाल बच्चा को पाल लेता है। तो ये जो है हम उसको और अच्छा तरीका से करने के लिए खुशी। आगे चलने पर हमने नागालैंड में अनेक जगहों पर लकड़ी के बक्सों में मधुमक्खी पालन देखा। NBHM के संगठित और सतत प्रयासों से ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले कदम में गांव के युवाओं और किसानों को आधुनिक मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मधुमक्खी पालन के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन लकड़ी के बक्सों का उपयोग किया गया। कहीं भी ले जाने योग्य ये बक्से सुरक्षित तथा संदूषण से लगभग मुक्त होते हैं। इन बक्सों को घर के पीछे, आंगन में या घर की बालकनी में आसानी से लटकाया जा सकता है, परंतु अधिकतर इन्हें परागण के उद्देश्य से बाग बगीचों, खेतों आदि में रखा जाता है। ये कठिन था। शुरू में गांव वालों को परंपरागत मधुमक्खी पालन की जगह आधुनिक और वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन अपनाने के लिए भरोसा दिलाना मुश्किल था, लेकिन हमने परंपरागत मधुमक्खी पालन में लगातार सुधार किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि यह बहुत अच्छा है। गार्डन विलेज के नाम से लोकप्रिय रूसोमा गांव में विभिन्न फलों के बाग के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, जो मधुमक्खी पालन के लिए भी आदर्श हैं। यहाँ गांव वालों ने मधुमक्खी पालन को दोहरे उद्देश्य से अपनाया है। मधुमक्खी के बक्सों को फलों के बाग में रखा जाता है, जिससे परागण के कारण फलों की पैदावार बढ़ती है। मैंने ये बाग सन 2000 में लगाया। सन 2010 में इसमें मधुमक्खी पालन भी शुरू किया। मुझे संतरे के काम से 2 लाख रुपए की आमदनी होती है और 40 से 50 हजार रुपए शहद से कमा लेता हूँ। सब्जियां बेचकर मैं 20 से 30 हजार रुपए और कमाता हूँ। इसका लाभ ये है कि मधुमक्खियाँ संतरे के फूलों से रस चूसती हैं और मुझे मधुमक्खियों की वजह से संतरे की बेहतर पैदावार मिलती है। मिशन ने किसानों की विलेज बी कीपिंग कमेटी बनाई है, जो मधुमक्खी पालन से लेकर शहद निकालने और इसकी मार्केटिंग तक की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण देती है। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों के अलावा ग्रामीण युवा भी आधुनिक मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। परंपरागत रूप से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। मेरे पिताजी करते थे, मैं करता हूँ और मेरा लड़का भी करेगा। इस सुधार की वजह से हमारा उत्पादन बढ़ा है, बर्बादी पर रोक लगी है और हमारा कारोबार बढ़ रहा है। अब युवा भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, मधुमक्खी पालन अपना रहे हैं। आसानी से शहद निकालने के लिए हाथ से चलने वाली
एक सरल मशीन किसानों के बीच बांटी गई। ये स्वच्छता के साथ पूरा शहद निकालती है। शहद निकालने से पहले किसान मधुमक्खी के मोम को बेचने के लिए उसे अलग कर लेते हैं। नागालैंड में शहद का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है और इसके साथ अन्य व्यावसायिक उत्पादों जैसे बी वैक्स, बी लिप बाम और रॉयल जेली का उत्पादन भी बढ़ा है। सन 2007 में राज्य में शहद के उत्पादन का अनुमान लगभग 120 मीट्रिक टन था। मिशन के लागू होने के बाद हमने मधुमक्खी पालकों और विलेज बी कीपिंग कमेटी से बातचीत करके अनुमान लगाया है कि अब 2018 में हमारा उत्पादन 420 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम नागालैंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन के दीमापुर स्थित मुख्यालय में बने मल्टी यूटिलिटी सेंटर और म्यूजियम पहुंचे। यहाँ हमने नागालैंड में मधुमक्खी पालन के विकास की अद्भुत यात्रा को देखा, जिसे मधुमक्खी पालन की विधियों और इससे जुड़े अनेक उपकरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों ही आयामों को सामने रखा गया है। यहाँ इस क्षेत्र के प्रसिद्ध काले शहद या फॉक्सटेल हनी को भी देखने का अवसर मिला। ये म्यूजियम आम जनता और किसानों के बीच मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के प्रति जागरूकता जगाने के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक रोमांचक और आनंददायक यात्रा थी। यहाँ हमने परंपराओं, विज्ञान, विवेक और प्रकृति का अद्भुत संगम देखा। जन कल्याण में वैज्ञानिक उपायों की सफलता का ये एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें परंपराओं और संस्कृति को भी संरक्षित रखा गया है। परंतु नई आशाओं, नई आकांक्षाओं और नई मंजिलों के साथ लोगों को प्रसन्न और समृद्ध बनाती हमारी ये यात्रा जारी है।